हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया। डायरिया के बारे में आप सबको जानकारी होगी। डायरिया माने होता है दस्त। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या कारण होते हैं, किस कारणों से हमें डायरिया या दस्त होते हैं, उसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन बचाव कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरिया की डेफिनेशन क्या है। इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड और वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली इज नोन एज डायरिया। मतलब का इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का बाहर आना, हमारी बॉडी से लिक्विड का बाहर जाना, और वाटरी स्टूल, जो स्टूल मतलब मल है वो किस फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, हम बार बार मल को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डायरिया या दस्त। ये अब इसके टाइप्स आ जाते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट क्या है, कुछ देर के लिए, कुछ 2 घंटे 4 घंटे के लिए हमें दस्त हुए या डायरिया हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट डायरिया, थोड़ी देर के लिए होना। लेकिन क्रोनिक किस कंडीशन में बोलेंगे, क्रोनिक उस कंडीशन में बोलेंगे जब हमें डायरिया 10 दिन 5 दिन मतलब कई लंबे समय तक हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक डायरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस, उसके क्या कारण है, डायरिया होने के क्या क्या कारण है। सबसे पहले कारणों में आ जाता है हमारा डाइटरी रिलेटेड कॉजेस, मतलब डाइट से रिलेटेड, जो हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी खान पीन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या कारण है जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है इसमें इनडाइजेशन, हमारा खाना सही से नहीं पच पाना, उसकी वजह से भी हमें डायरिया हो जाता है। ओवर फीडिंग, ज़्यादा खा लेना, उसकी वजह से भी हमें दस्त हो जाते हैं। फूड एलर्जी, किसी खाने से हमें एलर्जी है, उसकी वजह से हमें दस्त या डायरिया हो जाता है। फूड पॉइजनिंग, कोई चीज़ हमारे पेट में सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाई है या उसने फूड पॉइजनिंग कर दी है हमारे स्टोमक में जाने के बाद, तो उस रीज़न से भी हमें क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। स्टार्वेशन, ज़्यादा देर भूखे रहने से भी हमें डायरिया हो जाता है। केमिकल इरिटेंट्स, कुछ खाने में या कुछ ऐसे फास्ट फूड्स हैं या कोई हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता या वो हमारी स्टोमक की वॉल को इरिटेट कर देता है, चिड़चिड़ा कर देता है, जिससे कि हमारा पेट गड़बड़ा जाता है, उसकी वजह से भी हमें डायरिया हो जाता है। ये तो है हमारे डाइटरी रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड। अब आ जाता है इन्फेक्टिव कॉजेस, मतलब इन्फेक्शन के कारण भी हमें डायरिया होता है। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में किसी भी थ्रू, स्किन के थ्रू, माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू, वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारे स्टोमक में जाने के बाद इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसके कारण से भी हमें डायरिया हो जाता है। सेम ऐसे ही फंगाई से भी हमें डायरिया हो जाता है। वायरस, पैरासाइट, ये सब क्या है, इन्फेक्शन कॉज एजेंट है, इन्फेक्टिव एजेंट है, जिनके कारण से ये कोई भी फंजाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, पैरासाइट हुआ, ये हमारी बॉडी में एंटर होगा और इन्फेक्शन करेगा, उस कारण से हमें क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो 2 रीजंस हमने पढ़े। थर्ड है ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जैसे एम्पिसिलिन या अदर एंटीबायोटिक। अदर में कौन सी एंटीबायोटिक, सेफाटेक्सोमिन, सेफ्ट्राजोन, ये सारी सब क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, इन सब के खाने से भी हमें क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर हैं, जब हम उनसे दवा लेने जाते हैं तो वो कई सारी एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उनके साथ साथ हमें पेंटाप्राजोल या हमारे पेट की कोई ना कोई मेडिसिन जरूर देते हैं। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है जैसे ही हम हैवी एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके बाद हमें डायरिया या हमारे पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो उससे बचने के लिए वो हमें पेंटाप्राजोल या पेट की गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी और टैबलेट्स दे देते हैं जिससे कि बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो हमें पता चल गया 3 रीजंस, डाइटरी, इन्फेक्टिव और ड्रग्स। कुछ ड्रग्स से भी हमारे पेट में, मतलब हमारे जो पेट है वो इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें डायरिया हो जाता है। अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। ये कितने टाइप्स का है, ये भी 3 टाइप्स का है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में मतलब हल्का फुल्का, ठीक है, मॉडरेट में बीच का, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। ठीक है, तो वो किस किस के बेस पर है। सबसे पहले ऑनसेट, मतलब होता कैसे है। जो माइल्ड वाला है वो तुरंत सडन हो जाता है, अचानक, हमें नहीं पता चलती, अचानक से हमें डायरिया हो जाता है। मॉडरेट वाला क्या होगा, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, मतलब अभी हो गए एक बार, फिर हम 4-5 घंटे बाद जा रहे हैं, तो ये क्या, ग्रेजुअली, धीरे धीरे।
और जो सीवियर वाला होगा वो सडन भी हो सकता है, ग्रेजुअली भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा इन्फेक्टिव ऑर्गन्स हमारे अंदर है या किस रीजन से हमें डायरिया हो रहा है। सेकेंड आ जाता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार हो रहा है, ठीक है, मतलब हम जा रहे हैं वो कितनी बार जा रहे हैं। जो माइल्ड वाला है, नॉर्मल वाला है, उसमें हम 2 से 5 बार जाते हैं दिन में 2 से 5 बार जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, माइल्ड। लेकिन मॉडरेट में कितनी बार, 10 से 12 बार जा रहे हैं एक ही दिन में, तो वो क्या हो गई, मॉडरेट कंडीशन हो गई। और सीवियर, बहुत ज़्यादा हालत खराब है, तो 12 से ज़्यादा बार, 15, 20, 25 जितनी बार जाएगा, मतलब और ज़्यादा कंडीशन खराब हो रही है सीवियर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूल का नेचर कैसा होगा, मतलब अगर हमें डायरिया हो गया है तो और क्या क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी। तो लूज मोशन होंगे, ग्रीन और बैड ऑर्डर म्यूकस। बैड ऑर्डर में तो गंदी बदबू आएगी, म्यूकस से मतलब म्यूकस लिक्विड टाइप मटेरियल होता है वो निकलेगा, ग्रीनिश टाइप का। मॉडरेट में क्या होगा, उसको फीवर आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, वोमिटिंग होगी, एनोरेक्सिया मतलब भूख न लगना, भूख नहीं लगेगी उसको, ठीक है, क्योंकि जब वो बार बार जाएगा तो वो वैसे ही इरिटेट हो रहा है। तो ये सारी किस में कंडीशंस आएंगी, मॉडरेट में। नेक्स्ट है हमारा सीवियर, इसमें तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा फीवर होगा, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होंगी, वोमिटिंग भी हो रही है, डायरिया भी हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें पानी की भी कमी हो जाएगी ना। और सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हमने 3 टाइप्स पढ़े उसके, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब इसमें कुछ और हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो डायरिया होने पे हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में। तो और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है हमारे, अदर एब्डोमिनल स्पाज्म। एब्डोमिनल स्पाज्म मतलब हमारा जो एब्डोमेन है, पेट है, उसमें मरोड़ हो जाती है। आपने देखा होगा जब डायरिया होता है तो पेट में दर्द भी होता है, मरोड़ भी होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल स्पाज्म। फिर क्या है, वेट लॉस। अरे जब हमारी पूरी बॉडी में से लिक्विड पार्ट जा रहा है तो वेट लॉस तो होगा ही, सीधी सी बात है। फिर नेक्स्ट है सनकन आइज, अरे हमारी पूरी बॉडी है उसमें से लिक्विड पार्ट जा रहा है, हम बिल्कुल एनर्जी लो हो रही है हमारी एनर्जी लो हो रही है तो हमारी आँख क्या है, अंदर को घुस जाएंगी, सनकन आइज। ये हमें सिम्टम्स कुछ लोगों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी सीवियर डिहाइड्रेशन हो मतलब सीवियर डायरिया हो जाता है, उस टाइम पे हमें ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। और क्या है, रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है, सांस लेने की प्रक्रिया है, वो जल्दी और गहरी हो जाएगी। फटीग, थकावट हो जाएगी उसको। लो बीपी एंड रैपिड पल्स, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा और जो पल्स है वो हाई हो जाएगी। ओलिग्यूरिया, यूरिन है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड पार्ट हम पानी पी नहीं पा रहे हैं और जो है लिक्विड पार्ट वो हमारी बॉडी से निकल रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा, जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। ड्राई स्किन भी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, पानी तो निकल रहा है, इसलिए हमारी स्किन भी कैसे हो जाएगी, ड्राई। ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं डायरिया के पेशेंट में। अब आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। चलो हमें डायरिया हो गया, अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि क्या कारण है, किस कारण से हमें डायरिया हो रहा है। अगर इन पेशेंट को 1-2 दिन होता है, 1-2 घंटे के लिए होता है, ठीक है, नॉर्मल पानी पी के या कुछ और घरेलू नुस्खे करके वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक हमें डायरिया हो रहा है तो हमें जांच करानी पड़ेगी, टेस्ट कराने पड़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या रीज़न है, क्यों हमें इतने दिन तक डायरिया हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो उसमें हम सबसे पहले कैसे पता करेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स देख के कि अगर 2 से 3-5 बार जा रहा है तो माइल्ड है, ज़्यादा बार जा रहा है तो सीवियर कंडीशन है। उस आधार पे हम पता कर सकते हैं बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, उस बंदे को देख के कि इसकी कंडीशन ठीक ठाक लग रही है या सीवियर लग रही है, उससे भी हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूल एग्जामिनेशन, जो स्टूल वो पास कर रहा है, जो मल वो पास कर रहा है, उसका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसका टेस्ट होगा। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पता करेंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, किस रीज़न से उसको डायरिया हो रहा है। नेक्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जो इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमें डायरिया होगा मान लो, तो हमारे वाटर के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ जो है वो भी हमारे वाटर के साथ क्या होंगी, निकल जाएंगी, मिनरल्स होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है, तो इनकी भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या टेस्ट कराना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी चेक कराना है, वो हमारी बॉडी में सही है या नहीं है, ठीक है। अब हमने पता कर लिया, हमें पता चल गई कि किस रीज़न से हमारा
हो रहा है, हमें डायरिया हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। अगर हो जाता है हमें डायरिया, फिर हम क्या करेंगे? एंटी डायरियल, जो हमें डायरिया हो रहा है उससे बचाने के लिए कोई ना कोई टैबलेट या एंटी माइक्रोबियल क्या, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, इनके अगेंस्ट जो काम करने वाली मेडिसिन है उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई जाते हैं हम स्टोर कि भाई हमें डायरिया की टैबलेट दे दो, तो वो ज़्यादातर कौन सी टैबलेट देगा? या तो लोप्रामाइड या मेट्रोनिडाजोल। ये टैबलेट्स के नाम है जो डायरिया में जो स्टोर वाला है या क्लिनिक वाला है वो हमें दे देते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट है आईवी फ्लूइड थेरेपी मेंटेन एज अकॉर्डिंग टू द डिहाइड्रेशन। आईवी फ्लूइड मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड, जो बोतलें हमें चढ़ती हैं वो चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ा रहे हैं वो बोतल? क्योंकि पानी की कमी हो रही है ना हमारी बॉडी में, जो भी पानी था वो तो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई, तो हमें आईवी फ्लूइड जो बोतल है, ड्रिप है, वो चढ़ानी पड़ेगी। कैसे? डिहाइड्रेशन देखकर। अगर हमारी बॉडी में कम डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी कम है, तो कम बोतल चढ़ाएंगे, ज़्यादा कमी है तो ज़्यादा बोतल चढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये सब तो हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। जो स्टाफ है, ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो या घर पे भी हो, तो स्टाफ को किन किन चीज़ों को उसको ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ उसको देखनी चाहिए, वो हमें देखना है। फर्स्ट है क्लोज ऑब्जर्वेशन, मतलब उस पेशेंट को हमें अकेला नहीं छोड़ना है, जिसको डायरिया या सीवियर कंडीशन में है या मॉडरेट में भी है, उसको अकेला नहीं छोड़ना। हो सकता है वो चक्कर खा के गिर जाए, एनर्जी लो हो जाए उसकी। ठीक है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, उसकी जो पर्सनल हाइजीन है उसको भी मेंटेन रखना है। ये नहीं कि वो बार बार जा रहा है, तो उसकी जो पर्सनल हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, लेकिन ये स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मेंटेन करके रखे। ठीक है, या उसके रिलेटिव्स को बोले कि उसकी पर्सनल हाइजीन को ध्यान रहे। नेक्स्ट है मेंटेन फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड मतलब आईवी फ्लूइड, ये नहीं कि बोतल चढ़ी जा रही है तो चढ़ी जा रही है, नहीं, एक बैलेंस होता है हमारी बॉडी में कि हाँ हमें इतने की ज़रूरत है तो हम उतना ही फ्लूइड दें और उतना ही इलेक्ट्रोलाइट दें, तो उसको चेक करना कि बैलेंस है या नहीं, ये भी किसका काम है? नर्सिंग स्टाफ का। टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, पेशेंट जब बार बार जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी, उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, तो उसको हमें रेस्ट और कंफर्ट भी फील कराना है। ठीक है, आराम भी कराना है उसको, ये नहीं कि बस छोड़ दिया। टू प्रोवाइड स्किन केयर, उसकी स्किन की भी केयर ध्यान रखनी है, क्योंकि स्किन कैसी होगी उसकी ड्राई, तो उसको हमें क्या करना है? बार बार कोई भी कपड़ा हुआ, हैंकी हुआ, उससे हमें क्लीन करनी है उसकी स्किन। मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए भी देना है, तभी तो उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है, ताकत कहाँ से मिलेगी जब वो खाएगा नहीं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऐसा नहीं सब उसको ताने मार रहे हैं, सब उसको डरा रहे हैं, अरे तो ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं, उसको क्या करना है? हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। अरे नहीं, ठीक हो जाओगे, एश्योर करना है, बस 1-2 घंटे की बात है, अभी आपने दवा खाई और आप ठीक हो जाओगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है उसे। ठीक है, मेंटेन एक्टिविटी लेवल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को थोड़ा घुमाना फिराना भी है, ये नहीं कि पेशेंट लेट गया तो लेट गया, क्योंकि उसके हाथ पैर की मूवमेंट भी रुक सकती है, तो उसको हमें थोड़ा चलाना फिराना भी होता है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ के बारे में, जो हमारा स्वास्थ्य है उसके बारे में, उसके रिलेटिव्स, उसको सबको नॉलेज देना, बताना कि डायरिया क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आप इससे कैसे बच सकते हो, ये सारी चीज़ उन रिलेटिव्स को या पेशेंट को हमें बतानी चाहिए। यही हेल्थ एजुकेशन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।